गुड आफ्टरनून साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का वाईसीटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग मनी एंड बैंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम उसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2010 का आईएएस की प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कह रहे हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन। और तीसरा कह रहे हैं एडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांचेस, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव कैन बी कंसीडर एज स्टेप्स टेकन टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में क्वेश्चन पूछा। उपयुक्त में से किस या किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम या कदमों के रूप में माना जा सकता है? आपको उत्तर देना। कह रहे 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, और चौथा ऑप्शन आपके सामने जो दिया हुआ है वो कह रहे हैं 1, 2, 3, मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का सिंपल सा अर्थ होता है कि समस्त जनता को बैंकिंग संरचनाओं से जोड़ना, ताकि बैंकों में लोगों का अकाउंट हो सके और वो अपनी सेविंग को बैंकों में जमा कर सके, जिसके जरिए क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और गति मिल सके। इसके साथ साथ सरकार का यह भी उद्देश्य होता है वित्तीय समावेशन का कि सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण करती है, जो लाभ का हस्तांतरण होता है जिसे हम सब्सिडी के फॉर्म में जानते हैं, इसका भी हस्तांतरण डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में ही हो। और यह बेसिकली लोगों को संगठित क्षेत्रों से लोन लेना जो होता है उसको इजी बनाता है, सरल बनाता है। इस दिशा में अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है, सोचिए, बिल्कुल सिंपल सी बात, ये कहने का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, सरकारी क्षेत्र के बैंक के रूप में बैंकों की स्थापना व एक प्रकार से उनका विकास। तो वित्तीय समावेशन, अब सरकार एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती है, सरकार सबका कल्याण करना चाहती है, समस्त भारतीय नागरिकों का कल्याण करना चाहती है। और इसी के लिए समय समय पर विभिन्न स्कीम्स बनाई जाती हैं, विभिन्न प्लान्स लॉन्च किए जाते हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं दोस्तों। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वित्तीय समावेशन का एक कदम माना जा सकता है। और फिर फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में मैंने बताया कि इसकी स्थापना 1975 में 1975 में की गई थी। प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। बाद में 1976 में 1976 में रीजनल रूरल बैंक एक्ट आता है, अधिनियम आता है, और आगे चलकर कुछ समय के बाद पूरे भारत में रीजनल रूरल बैंक्स की जो संख्या हो गई थी वो 196 हो गई थी। लेकिन अगर वर्तमान समय में बातचीत करें, जो भारत में रीजनल रूरल बैंक्स कार्य कर रही हैं उनकी संख्या मात्र 43 है, 43 बैंक्स है। ठीक है, तो यह हो गया दूसरा वाला भी। और रीजनल रूरल बैंक्स की जो स्थापना की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग संरचनाओं से जोड़ना। तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही हो जाता। तीसरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बैंक शाखाओं द्वारा गांव को अपनाना, एडॉप्ट करना ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, साख लोगों को आसानी से मिल सके। तो दिए गए अगर ऑप्शंस पे हम चर्चा कर चुके हैं तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों सही है, 1, 2 और तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 172 देखिएगा क्या है, 172। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? क्या कह रहे हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछे। कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? आईएएस की 2009 की प्री का पेपर है, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? कह रहे हैं नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण,
इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम पारित होना। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना को लागू करना। तो दिए गए ऑप्शंस में पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। सर्वप्रथम कौन सी घटना घटित हुई थी? तो अगर हम बातचीत करें, देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, आपको पहली पंचवर्षीय योजना जो कि हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी, किस पर? हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वो 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1956 के बीच का है। पूरी तरीके से कृषि के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर यह केंद्रित थी और इसी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1952 में भारत में लॉन्च किया जाता है और एक प्रकार से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, समग्रता के साथ में पूरे भारत का विकास हो सके। तो यह 1951 से 56 की अवधि के बीच में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में हम आपको बताएं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आता है, 1949 में आता है और इसी 1949 में ही आरबीआई का नेशनलाइजेशन भी किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपको पता है दोस्तों, 1955 के टाइम पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, इसी बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था 1955 में और नाम बदल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या हो गया? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी का जो नेशनलाइजेशन है वो 1955 के आसपास प्रारंभ होता है। दोस्तों, 1955 के आसपास ही प्रारंभ होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो दोस्तों, हम कहेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम पारित होना 1949 का है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 देखिएगा क्या है, 173 नंबर देखिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं? कह रही है वेरिएबल रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर आपने इस शब्द का नाम नहीं सुना है, वेरिएबल रिजर्व रेट्स का, लेकिन मैं इसको आप ही लोगों की क्लासेस में कई बार बता चुका हूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाओं के संदर्भ में मैंने क्या कहा था? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के साथ में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, जो प्रत्यक्ष रूप से तरलता को प्रभावित करता है, जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से तरलता को, लिक्विडिटी को, कैश को प्रभावित करता है। ठीक है, तो किसके साधन है ये पूछ रहा है। तो कह रहे हैं राज वित्तीय नीति या फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति भी इसको बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति या मुद्रा नीति, बजटरी पॉलिसी, बजट नीति, और चौथा है ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। तो हम आपको बताएं ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका उपकरण है? आरबीआई का उपकरण है। और वेरिएबल रिजर्व रेट्स जो है वह भी एक प्रकार से किसका उपकरण है? आरबीआई का उपकरण है। और वेरिएबल रिजर्व रेट होता क्या है? जो करेंसी प्रचलन में होती है, मतलब जो मुद्रा प्रचलन में होती है उसको हम वेरिएबल रिजर्व रेट्स बोलते हैं। मुद्रा जो प्रचलन में है, जो प्रचलन में है, होती है, प्रचलन में होती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमने कहा कि आरबीआई के उपकरण है। तो आरबीआई क्या बनाती है? आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है। तो ये किसके उपकरण हो गए? मौद्रिक नीति के उपकरण हो गए। ठीक है, इन्हीं में चेंजमेंट के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का प्रयास आरबीआई के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 174 नंबर देखिएगा क्या है, 174 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य हम आपको बता चुके हैं। वित्तीय समावेशन का एक और एकमात्र उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग संरचनाओं से जोड़ना। अब बैंकिंग संरचनाओं से जुड़ेंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग अपना जो सेविंग होता है उसको बैंकों में जमा करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से ऋण भी प्राप्त करेंगे और सरकार
सब्सिडी के रूप में पैसा लोगों के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकती है। तो ये कुछ वित्तीय समावेशन के जरिए जो अकाउंट खोले जाते हैं लोगों के बैंकों में, उसके उद्देश्य होते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। कह रहे टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर पॉपुलेशन, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। टू अनलॉक द डोर ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना। श्रिंकिंग ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सेक्टर इनटू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। आपको उत्तर देना 174 नंबर का, और 174 का आंसर क्या होगा समझिएगा बिल्कुल। अगर बैंकिंग अधोसंरचना का एक प्रकार से सिकोड़ेंगे, नैरोइंग हम करेंगे या कॉन्ट्रैक्शन करेंगे बैंकिंग संरचनाओं को, मतलब बैंकों की संख्या को कम करेंगे, तो बिल्कुल समझिएगा कि लोगों की एक प्रकार से जो पहुंच होगी बैंकिंग तक वो कम होती जाएगी। यही एक उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या हैं, उद्देश्य हैं वित्तीय समावेशन के। जितना ज्यादा बैंकिंग शाखाएं खुली होंगी, ब्रांचेस खुली होंगी बैंकों की, उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 175 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहे हैं, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, सही रूप से सुमेलित नहीं है। और ये 2004 की यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। कह रहे सेबी, सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटरी बॉडी, कह रहे हैं कि प्रतिभूति बाजार नियमन संस्था है। आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, कह रहे हैं आरबीआई कैसी है, बैंकिंग नियमन अथॉरिटी है। अगला कह रहे हैं आईडीबीआई, कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक की शाखा है, आईडीबीआई विश्व बैंक से संबंधित है। और एसबीआई कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। तो हम आपको बताए हैं सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, कब, 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। बाद में 1992 में सेबी एक्ट पारित किया गया, 1992 में ही 1992 में ही सेबी एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए सेबी को एक सांविधिक निकाय का, सांविधिक, संवैधानिक नहीं बोले, सांविधिक मतलब पार्लियामेंट में कानून पारित करने के माध्यम से इसको और ज्यादा सशक्तता प्रदान की गई। और ये क्या करता है, भारतीय प्रतिभूति बाजार का विनियमन करता है, रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है। आरबीआई का काम करता है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए, प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, बाद में इसका मुख्यालय ट्रांसफर करके मुंबई लाया गया। भारत में बैंकिंग संरचनाओं को, एक प्रकार से बैंकों को रेगुलेट करने के लिए यह सर्वोच्च निकाय है। लेकिन आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक बैंक है, जिसकी स्थापना 1964 में, 1964 में की गई थी। ना कि इसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक से किसी तरीके से यह संबंधित है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, आईडीबीआई। ये भारत सरकार का एक बैंक है या वित्तीय संस्थान है जो औद्योगिक ऋण के क्षेत्र में काम करता है। और एसबीआई आपको पता है भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 176 देखिएगा क्या है, 176 नंबर। क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार कीजिए। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लीड बैंक स्कीम, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज बैंक, इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है। सही ऐतिहासिक क्रम क्या है, तो अगर हम बातचीत करें रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, आपको मैं बता चुका हूं आज ही की क्लास में, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, फिर मैं बात करता हूं अग्रणी बैंक योजना के बारे में, लीड बैंक के बारे में। लीड बैंक का जो योजना है वो 1969 का है, कल की क्लास में क्वेश्चन एक हो गया था। नाबार्ड के बारे में मनी एंड बैंकिंग पढ़ाते ही समय मैंने कई बार इसके बारे में बताया कि नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1982 में की जाती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। तो 1982, ठीक है। और चौथा क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर स्थापना की बात करें तो 1955 में। और आपको बताया है मैंने कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, 1921 में की गई थी, इसी का नेशनलाइजेशन किया गया 1955 में और नाम बदल के क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब सीक्वेंस आपके सामने लिखा है, मैंने चारों लिख दिए हैं, कब कब स्थापना हुई, और आप मैच करके देखिए कौन सा कॉलम सही होगा। तो सबसे पहले एसबीआई की है, सबसे पहले एसबीआई की है, फिर दूसरा कौन है, दूसरा आप कह सकते हैं लीड बैंक। देखिए 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 देखिए कहां कहां पर है, ये 4 है, फिर 2 है, और फिर कौन सा है, फिर आपको पता है 1 है और फिर 3, मतलब बी आपके सामने लिखा हुआ है। जो लोग स्क्रीनशॉट चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 176 हो गया, जिसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 177 देखिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी इनकरेज्ड, वित्तीय सम्मिलन या वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बहुत बार क्वेश्चन ने पूछा है, 2008 में लिखा हुआ है क्वेश्चन यूपीपीसीएस की मेंस एग्जाम में। कह रहे वित्तीय समावेशन को या वित्तीय सम्मिलन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी इनकरेज्ड, प्रोत्साहित किया जा सकता है। 177 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, कह रहे बाई इशुइंग अ स्पेशल लेटर ऑफ क्रेडिट टू डिजर्विंग बेनिफिशियरीज, कह रहे हैं योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं बाई प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू पीपुल ऑफ लोअर इनकम ग्रुप विद जीरो और मिनिमम बैलेंस, कह रहे हैं निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके। फिर क्या कह रहे हैं, बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम ग्रुप, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। और उपरोक्त में से सभी, कह रहे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी इनकरेज्ड, कैसे इंकरेज किया जा सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को। तो वित्तीय समावेशन को, अब आपको पता है कि हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में अगर बातचीत करें, जिसके माध्यम से क्या किया गया था, लोगों को बिल्कुल शून्य अकाउंट पर बैंकों से जोड़ने का प्रयास किया गया था, वही एक प्रकार से वित्तीय समावेशन का एक कदम है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं वित्तीय समावेशन की दिशा में, देखिए पहला क्या लिखे, बाई इशुइंग अ स्पेशल लेटर ऑफ क्रेडिट टू डिजर्विंग बेनिफिशियरीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके। दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, दूसरा भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, बिल्कुल। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन ऑल द अबव, उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो सही होंगे। 177 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 178 देखिएगा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। बाधक पूछ रहे हैं, बाधक पूछ रहे हैं, कौन सा बाधक है। ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपयुक्त सभी। अब आप बताइए कि कौन सा एक जो क्या है एक प्रकार से वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन में बाधक है। बाधक का मतलब बिल्कुल समझिए कि लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से एक प्रकार से न जोड़ पाना। बाधक का मतलब यही है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया क्या होती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग संरचनाओं से जोड़ना, जिसके जरिए वो क्या कर सके, अपने सेविंग अकाउंट को अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर सके, मतलब सेविंग्स इकोनॉमीज में आ सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया में योगदान कर सके। क्योंकि जब सेविंग होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगा और आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा बाधक है, तो बाधक अब देखिए निम्न आय। निम्न आय का मतलब आप समझिए, जब एक व्यक्ति सपोज करिए कोई ए है, जिसकी प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन की आय है वो मात्र अगर 100 रुपए हो और उसका खर्चा 80 रुपए, 90 रुपए या 100 रुपए हो, तो क्या बचत करेगा। जब बचत नहीं होगी तो अकाउंट का क्या मतलब निकलेगा, बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल आसानी से। भाई बचत जब होगी तभी अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ना। तो निम्न आय जो होती है वो वित्तीय समावेशन में एक प्रकार से बाधक होती। दूसरा देखिएगा, निरक्षरता, आप पढ़े लिखे ही नहीं, बैंक गए पैसा निकालना, पैसा निकालने के लिए आपने फॉर्म भरा और क्या हुआ, दूसरे की सहायता से आप फॉर्म भरते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो यह भी प्रॉब्लम करता है, बाधक है। तीसरा देखिए, लैक ऑफ बैंक ब्रांचेस। अब सबसे बड़ी समस्या यह है भारत में बैंक शाखाओं का एक प्रकार से अभाव। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, अलग अलग दूर दराज इलाकों तक पहुंच होगी बैंकों की, उतना ही ज्यादा लोग क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, वित्तीय समावेशन की दिशा में सहयोग करेंगे। तो ऑल द अबव, उपयुक्त सभी जो हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक का कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर देखिएगा क्या है।
द कॉमर्शियल बैंक टू बी मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है। देखिए 2010 का क्वेश्चन पेपर है यूपी यूडीए एलडीएस स्पेशल की एग्जाम का। ऑप्शन क्या क्या है? कह रहे बैंक ऑफ इंडिया, फिर क्या कह रहे हैं न्यू बैंक ऑफ इंडिया, फिर क्या कह रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, और फिर क्या कह रहे हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 179 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2010 का है। तो 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द कॉमर्शियल बैंक टू बी मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा द न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है वो किसमें किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक। बाद में 2018-19 के टाइम में बहुत बड़ी संख्या में मर्जर हुआ है। इलाहाबाद बैंक में कई सारी बैंकों का, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक, देना बैंक का, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक का, इस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में भी कई सारी बैंक्स का विलय किया गया। वर्तमान समय में जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो ऑपरेट कर रही हैं, जो कार्य संचालित कर रही हैं, उनकी संख्या मात्र 12 है, मात्र 12। और यही 2013-14 के टाइम पर इनकी संख्या 19 हो गई थी। ठीक है, मतलब वर्तमान समय में नेशनलाइज्ड बैंक जो भारत में कार्य कर रही हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 12 बैंकें हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 हो चुका। 180 नंबर देखिएगा क्या है? 180 नंबर। बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी। बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी इज ऑल्सो नोन विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? टंडन समिति, सी रंगराजन समिति, रेड्डी समिति, नरसिम्हम समिति। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं दे पाएगा? बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग पढ़ाते समय कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा चुके हैं और अलग अलग टाइम में हर बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली नरसिम्हम समिति है दोस्तों, नरसिम्हम समिति है। और यह जो समिति है नरसिम्हम समिति, इसका गठन 1991 और फिर 1998 में 2 बार ये बनाई गई। और यही जो समिति है वो बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी के नाम से जानी जाती है। इसी ने सुझाव दिए कि भारत में सीआरआर और एसएलआर को एक प्रकार से रिड्यूस किया जाए ताकि एक प्रकार से जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर देखिएगा। 181 नंबर, 181 नंबर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। क्या कह रहे हैं? लोअरिंग डाउन द सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर को कम करना। एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। डीरेगुलेशन ऑफ रेट इंटरेस्ट। ब्याज दर का अविनियमन। और ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त में से सभी। 181 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब क्या है समझिएगा। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में बैंकों का एक योगदान बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए। और यह बढ़ेगा कैसे? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकों की पहुंच होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अब देखिए, अगर हम बताएं आपको, बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक शब्द प्रयोग करते हैं, निवेश। निवेश और निवेश में बैंक सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हमारी और आपकी सेविंग को कलेक्ट करते हैं और किसी नई इंडस्ट्री में एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, निवेश कर दिया जाता है, जहां से इनको लाभ मिलता है और उसी लाभ का हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और इस दिशा में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हम सीआरआर और एसएलआर को कम करना और इसके साथ साथ प्राइवेट फर्म्स का एक प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करना और उसके साथ साथ में ब्याज दर का अविनियमन करना, ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर देखिएगा क्या? 182 नंबर देखिए। बेसल सेकंड या बेसल 2 रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसल 2 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? 2007 का पेपर है आईएसपी का। आपको बताना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी इन सिविल एविएशन, नागर विमानन में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। फिर मीजरिंग अगेंस्ट साइबर क्राइम, कह रहे हैं कि साइबर अपराधों के प्रतिकूल उपायों से। मीजर्स अगेंस्ट ड्रग एब्यूजेस बाई स्पोर्ट पर्सन, खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मीजरिंग द एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स कैपिटल, क्या कह रहे हैं कि किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। बेसल 3 एनवायरमेंट में भी लोग पढ़ते हैं
और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है। बेसिकली बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड में 1988 में, और बेसिकली ये जो ग्रुप है ये विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों का एक ग्रुप है, जिसमें यह प्रयास किया गया कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से तेजी से वृद्धि की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो सके। इस दिशा में बेसल नाम से कदम उठाए गए, और बेसल का जो संबंध है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात से। अभी तक 3 बेसल के नाम सामने आए हैं, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 नाम सामने आए। बेसल 1 जो है वो 1988-89 में ही सामने आ गया था, जिसमें भारत ने कहा कि हम 1992 के बाद काम करना शुरू करेंगे, और 2004-5 तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% तक इसमें रखा गया। दूसरी सिचुएशन बनता है बेसल 2 के बारे में। बेसल 2 में केंद्रीय बैंक या आरबीआई ने CAR के रेशियो को बढ़ाकर 9% कर दिया, और बेसल 3 में 12% ये कर दिया गया है, जो अभी हम लोग लागू करने की प्रक्रिया में 2021-22 से हम लोग इसको धीरे धीरे, ये एक दिन का काम नहीं होता है कि एक दिन में लागू हो गया, धीरे धीरे जब बैंकों के पास में कैपिटल पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, पूंजी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, तो इसको पालन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 183। तो ऑप्शन 182 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन एक बार हम बता देते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 183 नंबर देखिएगा क्या है, 183 नंबर। हार्ड करेंसी रिफर्स टू द करेंसी डेट। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वेरी डिफिकल्ट टू बियर, वहन करने में बहुत कठिन होती है, वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, कमाने में बहुत कठिन होती है, बिलोंग्स टू डेवलप कंट्री, विकसित देशों का है, बिलोंग्स टू डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों का है। आपको उत्तर देना हार्ड करेंसी 183 नंबर का कौन सा आंसर होगा। तो 183 का हार्ड करेंसी आंसर होगा। हार्ड करेंसी जो रिफर करती है वो विकसित देशों से संबंधित होती है, जैसे डॉलर। विकसित देशों की जो करेंसी होती है उसको हम हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें पलायन करने की जो कैपेसिटी होती है वो खूब ज्यादा होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर देखिएगा क्या है, 184 नंबर। तारापोर कमेटी वाज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? कह रहे हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, विदेशी मुद्रा भंडार से, भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव से। आईएएस की 2007 में और पीसीएस 2007 में क्वेश्चन सेम ईयर में पूछा गया। और पूछे एसएस तारापोर समिति के बारे में हमने आपको बताया है कि इससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर हमारा जो खाता होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसके परिवर्तनीय होने से संबंधित है, कन्वर्टिबिलिटी से संबंधित है। तो 184 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप ये कह सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। ऑप्शन 184 का क्या हो जाएगा? 184 का हो जाएगा फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से। ठीक है, आगे चलते हैं 185 नंबर, 185 नंबर देखिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं? द नरसिम्हम कमिटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैज सजेस्टेड रिडक्शन इन। वित्त क्षेत्रक सुधार की नरसिम्हम समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया? किन्हें कम करने का सुझाव दिया? एसएलआर एंड सीआरआर को, एसएलआर और सीआरआर को, एसएलआर सीआरआर एंड प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग के बारे में, फिर एसएलआर और फाइनेंसिंग टू कैपिटल गुड्स सेक्टर, और फिर कहा सीआरआर प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग टू कैपिटल गुड्स सेक्टर। 4 ऑप्शन दिया है कि नरसिम्हम समिति। हम आपको बताए हैं आज ही की क्लास में, नरसिम्हम समिति के जो सुझाव थे उनका कहना था कि हमको वैश्विक स्तर के बड़ी बड़ी बैंकों की स्थापना करनी, और इस दिशा में स्थापित करने के लिए बैंकों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए, और बैंकों को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए कहा है कि कम से कम बैंकों के पास खूब ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। तो इस दिशा में जो नरसिम्हम समिति ने कम करने का सुझाव दिया था वो सीआरआर और एसएलआर को। और नरसिम्हम 1 जब कमिटी की रिपोर्ट्स आई थी उस समय एसएलआर का रेशियो लगभग 38.5% के आसपास था, और इन्होंने कम करके इसको लगभग आधा करने का कहा कि लगभग 20% के आसपास आप इसको लेकर आइए, समझिए, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन दे सके, लोगों को अवेलेबल करा सके, फंड अवेलेबल कराया जा सके। तो 185 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, 186 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है,
क्या कह रहे हैं, विमल जालान पैनल वाज सेटअप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल का गठन किया गया था, किसके लिए, सजेस्टेड टू मिनिमाइज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कह रहे हैं कि अनर्जक या नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्तियों को कम करने हेतु सुझाव देने के लिए। फिर देखिए, स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन फॉर न्यू बैंक लाइसेंस, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। इफ फ्रेम गाइडलाइंस, या यहां पर इट होगा दोस्तों, इसको इट कर लीजिएगा, इट फ्रेम गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन की दिशा निर्देश बनाने के लिए। स्टडी यूज टू मोबाइल्स इन डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल का प्रयोग। विमल जालान समिति आरबीआई के गवर्नर साहब रह चुके हैं। अगर आप लोग नोटों को ध्यान से देखते होंगे तो पीछे साइन 100 रुपए के नोटों पर, 200 500 रुपए के नोटों पर, पुरानी वाली नोटों पर इनके साइन हुए हैं, विमल जालान साहब। और इनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था, बेसिकली किसके लिए बनाया गया था, कि जो नई बैंकों की लाइसेंसिंग की प्रणाली थी, इस व्यवस्था को एक प्रकार से सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के लिए। और ये कब बनाई गई थी, तो 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत किया था, 2014 में। और उसी के बाद से क्या हुआ, एक प्रकार से लाइसेंसिंग प्रणाली में एक प्रकार से चेंजमेंट करने का प्रयास किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 187 नंबर क्या है, कह रहे आरबीआई हैड सेटअप अ कमिटी टू स्टडी एंड गिव सजेशन ऑन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। क्या कह रहे हैं, इट्स चेयरमैन वाज, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन क्या क्या है, YH मालेगाम, आबिद हुसैन, विमल जालान, राकेश मोहन। आपको उत्तर देना, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, आपको पता है विमल जालान के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। बैंकिंग लाइसेंस के संबंध में सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के संदर्भ में इनका संबंध है। और YH मालेगम का जो संबंध है वो किससे है, ये संबंधित है दोस्तों, ये सूक्ष्म वित्त के लिए जो एक प्रकार से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की स्थापना के संदर्भ में इनका संबंध है दोस्तों, ठीक है, सूक्ष्म वित्त प्रदान करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 188 नंबर देखिए, कह रहे हैं हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, कौन नहीं रहा है, सिंपल क्वेश्चन। मनमोहन सिंह रहे, विमल जालान रहे, रंगराजन रहे, राजा जयचलैया नहीं रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नहीं पूछा है तो नहीं हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 189 नंबर देखिएगा क्या है, नरसिम्हम कमेटी इज एसोसिएटेड विद, नरसिम्हम समिति का संबंध है, देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ ये आपके एग्जाम्स में। कह रहे रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, बिल्कुल नहीं, टैक्स रिफॉर्म बिल्कुल नहीं, फिर कह रहे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, बिल्कुल सही उत्तर है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, और प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी 189 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 190 नंबर देखिएगा क्या है, 190 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं व्हाट फॉर रंगराजन कमेटी वाज फॉर्म्ड, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था, 190 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे विनिवेश के लिए किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, टैक्स रिफॉर्म के लिए, कर सुधार के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। तो बेसिकली जो रंगराजन समिति है उसका गठन किया गया था स्ट्रेटेजिक रूप से डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि किस प्रकार से रणनीतिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनका क्या किया जाए, उनका एक प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, विनिवेश किया जाए, मतलब सरकार की अपनी हिस्सेदारी को कम करके उसको निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। चलिए आगे चलते हैं, 191 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 191 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं डी कंट्रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, कह रहे हैं खालिस्तान की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। कह रहे हैं चलैया समिति, दांतावाला समिति, नरसिम्हम समिति, इनमें से कोई नहीं, आपको 191 का उत्तर देना है। तो हम आपको बता रहे हैं डी कंट्रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमिटी, नरसिम्हम समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर देखिएगा क्या है, 192 नंबर क्वेश्चन क्या है, एट प्रेजेंट द कंट्री हैज एज्यूम्ड, वर्तमान में देश ग्रहण किया, अंग्रेजी ही पढ़िएगा, एट प्रेजेंट द कंट्री हैज एज्यूम्ड, भारतीय मुद्रा की आंशिक विनिमयता से, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी, फुल्ली कन्वर्टिबल
कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा की पूर्ण विनिमयता से। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट, चालू खातों की पूर्ण विनिमयता से। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता की पूर्ण विनिमयता से। आपको उत्तर देना 192 नंबर। 192 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम बातचीत करें तो देश ने फुल कन्वर्टिबिलिटी को अडॉप्ट किया हुआ है करंट अकाउंट पर, और मैंने बताया था कि ये 1994 से भारत में लागू, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं की गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर देखिएगा क्या है, 193 नंबर। इन जनरल द मेन गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई, कंट्रोल ऑन प्राइवेट बैंक, निजी बैंक का नियंत्रण करना, शेयर बाजार का नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑफ शेयर मार्केट, कंट्रोलिंग द प्रीसियस मेटल्स मार्केट, बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना। आपको उत्तर देना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी 1999 का सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। आपको उत्तर देना चाहिए। तो भैया बिल्कुल प्राथमिक कार्यों में से अगर हम कहें, सामान्य रूप से जो प्रधान लक्ष्य क्या है, वो कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194 नंबर देखिएगा क्या है, 194 नंबर। Which of the following is not cognizable important for economic development? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं? कौन आर्थिक रूप से, कौन निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं? अमाउंट ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, बचत दर और संसाधनों का उपयोग। आर्थिक विकास के लिए देखिए, आर्थिक विकास के लिए मूल्य स्थिरता बड़ा आवश्यक है। कीमतें बढ़ें लेकिन कंट्रोल मैनर में बढ़े। मतलब जैसे इस पेन की कीमत सपोज करिए आज 10 रुपए है, तो अगले साल 1 रुपए बढ़ जाए या 50 पैसे बढ़ जाए। इस तरीके से जब वृद्धि होती है तो इससे उत्पादक क्या होता है, इसी को हम प्राइस स्टेबिलिटी और क्या कहते हैं, उत्पादक प्रोत्साहित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सेविंग, बचत दर बढ़ेगा। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि जितना ज्यादा बचत उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को इनोवेट करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करिए। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हुआ होगा, लेकिन मुद्रा की मात्रा से यह संबंधित नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं 195 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 195 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम टू मीट द बजटरी या बजट डेफिसिट इन इंडिया वाज एबॉलिश्ड ऑन। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया 1992 से, 1994 से, 1996 से, 1997 से। आपको उत्तर देना 195 नंबर का आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ट्रेजरी बिल का सिस्टम समाप्त किया गया 1997 से, 31 मार्च 1997 से ट्रेजरी बिल के जरिए क्या हो, बजट घाटे को पूरा करने का सिस्टम समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 196 देखिएगा क्या है, 196 नंबर क्या है, नरसिम्हम कमिटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। अब आपको पता है, उच्चतर शिक्षा आयोग नहीं, कर संरचना सुधार नहीं, बैंकिंग संरचना में सुधार बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन रिफॉर्म बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिए 197 नंबर क्वेश्चन क्या है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइजेस, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि भारतीय रुपए को विश्व के जो बहुत बड़े विकसित देश हैं उनकी करेंसी के सापेक्ष में कन्वर्टिबल बनाना। जैसे रुपए को डॉलर के सापेक्ष में कन्वर्टिबल बनाना। तो क्या रहे, रुपए के नोटों को बदले सोना प्राप्त कर सकना नहीं, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होना नहीं। कह रहे हैं कि रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना ही क्या है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा